अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिफ मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान में बच्चों के साथ बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के कमज़ोर होने की दलील हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आम आदमी तक तालीम की रसाई मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत होता तो पाकिस्तान में तालीम हर आम व ख़ास के लिए होती। आज जिसके पास पैसा है वही तालीम हासिल कर सकता है। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तालीम ना होने की वजह से पस्ती में जा रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि टैक्स निज़ाम को बेहतर किया जाए। जिन लोगों के पास ज़्यादा आमदनी है, जिन लोगों के पास ज़्यादा असासे हैं, वो टैक्स दें, और जिन लोगों के पास कम आमदनी है और जिन लोगों के पास कम असासे हैं वो उनको मैच किया जाए, और लोगों को जो गैप है अमीर और गरीब का वो कम किया जाए और एक तालीमी निज़ाम लेके आया जाए। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबका सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स AQ खलील साहब ने। हम इनसे बात करेंगे। हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, पहले वो देखते हैं और ब्रेक से वापस आके अपने मेहमान से बात करते हैं। इस शहर को तारीखी मकामात का गढ़ माना जाता है। इस शहर की मईशत चावल, गंदुम, फलों, कुदरती गैस, कोयला और मादनियात पर इन्हिसार करती है, लेकिन यहाँ की आवाम कई बड़ी मुश्किलात में जकड़ी हुई है। पाकिस्तान को गैस फराहम करने वाला सूबा खुद गैस की कमी का शिकार है। घरों में कम गैस प्रेशर होने के बायस आवाम महंगे दामों लकड़ी खरीदने पर मजबूर है। कोयटा शहर को सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी का भी सामना है, जिसकी वजह से आवाम लंबी कतारों पर लगकर इलाज कराने पर मजबूर हैं। शहर की कई मरकजी और अहम शाहराएं टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से आवाम को ट्रैफिक के मसाइल का सामना है, जिसके बायस आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है। ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये दुनिया का इशू है। इस वक्त दुनिया के अंदर हिडन एसेट एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, सब जगह करते हैं। अब दुनिया में कवानीन चेंज हो रहे हैं। कवानीन चेंज ये हो रहे हैं कि जी अगर आप जब आप ये बात कह रहे हैं कि दुनिया में करते हैं तो पाकिस्तानियों की अगर हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं बुराई, थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ आवाम के लिए कि दुनिया में लोगों के 10-15% होंगे, पाकिस्तानियों के 90%। मैं आता हूँ उस तरफ। मैं कुछ और बात इस वक्त आपको बता रहा हूँ जी। दुनिया में अब ये तय हुआ है कि जी आपके असेट्स जो हैं, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ डिक्लेरेशन उसका होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया तो उस कंट्री के अंदर आप फिर वो जो बिहेव अपने कानून के मुताबिक, मसलन स्विट्ज़रलैंड हेवन था ऐसी दौलत का, जिसको देखो वो सीधा स्विट्ज़रलैंड पहुंचता था। अब स्विट्ज़रलैंड के कवानीन जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनली अब जब आपको पता है ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, अब कानून ये नहीं किसी एक मुल्क ने अपनी इंडिपेंडेंट बना दिया हो, अब सारी दुनिया में ये दौलत आप छुपाने के लिए निकलेंगे, पनामा में निकलेंगे या कहीं पे भी निकलेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क हो। OECD का कंबाइंड रिपोर्टिंग सिस्टम आ गया। मेरे अपने जहन के मुताबिक ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी पैसे और हिडन दौलत और जायदादें और ये हैं, इनके जहन में भी सवाल तो आना है कि यार कल अगर हमसे ये सवाल हो गया और यहाँ से हमने कोई मराहत या रियायत लोगों को नहीं दी या नहीं किया तो हमारा क्या होगा जी। तो उन्होंने ये सोच के कि दिस इज़ द राइट टाइम कि लोगों को जो चाहते हैं कि इसकी डिक्लेरेशन कर ली जाए वो यहाँ पर कर दी जाए, और उसको पाकिस्तान के अंदर शायद कुछ परसेंटेज जो है वो यहाँ इन्वेस्ट हो जाए, हमें टैक्सों की मद में कुछ चीज़ें मिल जाएं, हमारा दायरा कार टैक्स का नेट हमारा वसी हो जाए, कुछ इस तरह हो जाए तो हमें डबल बेनिफिट उसका होगा। लेकिन आज भी मैं ये समझता हूँ कि लोगों का जो इस तरफ रुझान नहीं है। अभी पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ आपसे, जो बाहर रह रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो भी, और जो यहाँ लोकल पाकिस्तानी हैं वो अभी इतने ज़्यादा कन्विंस नहीं है। रीज़न ये है कि वो ये समझते हैं कि मिसाल के तौर पे नवाज़ शरीफ साहब की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है जाने वाली है, 1.5 महीने के बाद वो कहते हैं कि यार कल कोई आएगा और वो इस स्कीम को उठा के फेंक दे, कल सुप्रीम कोर्ट कह दे नहीं जी ये सही नहीं है, हम डिक्लेयर कर दें, हमारे नाम तो चले गए ना, तो हमारा क्या होगा? लेजिटिमेसी का लेजिटिमेसी का भी और टाइम भी गलत है। अच्छा, टाइम भी गलत है। टाइम इसको कम से कम 1.5 साल पहले जब ये एक 2015 में स्कीम लेके आया, जब इन्होंने प्रॉपर्टी की दिसंबर में आपको याद होगा एक एमनेस्टी दी थी कि जी इतना % दे दो और तुमसे नहीं पूछा जाएगा ये जायदाद कहाँ से, उसके साथ लिंक करते इसको। और उस वक्त 1.5 साल इनके पास होता, लोगों को भी सोचने का मौका मिलता। अब तो लोगों के जहन में ये सवाल है कि इनके जाने के बाद अगर किसी ने इस स्कीम को यकसर मुस्तरद किया, अभी आपने देखा होगा लाहौर हाई कोर्ट ने परसों
जो है एक इसी से मुतालिक किसी की पिटिशन थी, जो इनकी एमनेस्टी स्कीम आई थी पिछली, उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पे उड़ाई है। टेक्निकल ग्राउंड पे व्हाटएवर। लेकिन एक बात ये है कि एक जहन में तो किसी की होता है ना कि यार क्या पता क्या हो, कल हो ना हो। तो ये हमारी कौम के अंदर अभी भी ये बिल्कुल आपकी बात सही, एक खदशात जो लोगों के जन्म हैं बहन। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर दें, जो आउटसाइड एसिड हैं और जो विद इन पाकिस्तान है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जिनके भी खदशात हैं या जो लोग पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो तो बहुत बड़ी जेपटाइज उनका सारी चीजें हो जाएंगी, वो तकलीफ में आएंगे। तो उनका तो इस वक्त मेरे ख्याल में चॉइस कोई नहीं है कि वो डिक्लेयर करें इसको, इसलिए कि दूसरे मुल्क में पाकिस्तान जैसा निजाम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो हमें पता ही है कि जो अगर डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे सख्ती बहुत ज़्यादा है और वो उनके लिए एसिड भी उनके कन्फिस्केट हो सकते हैं। देखिए मैं समझता ये हूँ कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम जहन में नहीं रखते। जैसे एक फैमिली है, मियाँ बीवी पाकिस्तानी है, अब उनके जो बच्चे हैं जो वहीं पैदा हुए, वहीं तालीम हासिल की, वो ब्रिटिश हैं, वो चाहे स्वीडिश हैं, चाहे जिस भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने वो जायदाद, वो पैसा अगर उनके नाम किया हुआ है तो वहाँ उनके ऊपर कानून का इतलाक़ होगा उस मुल्क का। तो वो एडजस्टमेंट अपनी जो भी उसमें करना चाह रहे होंगे, वो कह रहे होंगे जी हम इसको ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों के नाम पे कर लेते हैं और इनको इन कवानीन के तहत यहाँ ले आएंगे। यहाँ इतना मुश्किल नहीं है, वहाँ जितना जाना मुश्किल है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, और मैं समझता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा इस चीज़ को समझते भी हैं, जानते भी हैं कि जी इन ममालिक में जहाँ हम रह रहे हैं, अगर हमने उनके रूल्स या उनके कवायद व कानून को फॉलो नहीं किया तो हमारा यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी जो भी उनकी सोच विचार और जो उनको एडवाइस मिली होगी उसके मुताबिक वो अपना बिल्कुल काम कर रहे होंगे। लेकिन सही खलील साहब, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आके हम आपसे फिर बात करेंगे। नाज़रीन, हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं, बात करते हैं। हमें अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने ज्वाइन किया है इस्लामाबाद में, और अब्दुल्ला यूसुफ साहब से भी बात करते हैं जो साहब का चेयरमैन है FBR के। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक के बाद। नादरा के पास, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर आधे लोग हम कर लेंगे टैक्स के लिए वो हैं, तो 5 से 6 करोड़ लोग तो फिर टैक्स नेट पे आने चाहिए। ये विजन होना चाहिए। 8-10 लाख का विजन तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये आप मुझसे पूछ जी आप देखें, मैं ये समझता हूँ कि NTN का नंबर की ये बात काफ़ी अरसे साल से चल रही थी। बहरहाल अब वज़ीर आज़म ने उसका ऐलान किया है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंट का तरीक़ाकार, ख़ास तौर पे रिटर्न का जो सिलसिला है उसको किस तरीके से करना है। अगर ये 4-4 सफ़े 5-5 सफ़े की रिटर्न है तो उसमें यकीनी तौर पर लोग उसको नहीं समझ पाते, वकील करना, ये करना है, हैसल से वो बचते हैं। दूसरी बात ये है कि आपका जो आपने कहा कि इतने लोग इसमें आने चाहिए, सब आ सकते हैं, लेकिन वही बात है कि डेटा जब तक गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करेगी, हर चीज़ के ऊपर तो आप शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं, आप इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पर आप देखें, एक्सरसाइज करें, लोगों को राग़िब करें। ये नहीं कि हर वक्त किसी को जुर्माने की धमकी, गिरफ्तारी की धमकी, इनकरेज करें, लोगों को फैसिलिटेट करें, इनकरेज करें। हमारा टैक्स टू जो है ना, टैक्स टू GDP रेशो वो बढ़ाने का मेन एम होना चाहिए। हमें स्टडी करनी चाहिए कि दुनिया ने अपनी कौम को राग़िब कैसे किया। ठीक है, वो आपकी बात आ गई सर। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, आप फरमा रहे हैं कि सिस्टम बेस ये करना चाहिए, तो सिस्टम तो FBR ने IRS का सिस्टम बड़ा दिनों से लॉन्च किया हुआ है और लोग रिटर्न भी फाइल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन भी है, अब ये एमनेस्टी भी आ गई है, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा ये मामला? देखें, बात ये है कि अभी तक हमने जो सिस्टम को जो करना है ना, जिस तरह से इम्प्लीमेंट, वो हम नहीं कर पा रहे। और जब आप एक चीज़ पूरा जो है ना थर्ड पार्टी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे ना, तो फिर उसको आपने कन्फ्रंट करना है द पोटेंशियल टैक्स पेयर विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, जब आप कन्फ्रंट करते हो विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो हाउ कैन एनीबडी डिनाई। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमें जो है ना एक जो चीज़ चाहिए, वो चाहिए नियत राइट एट द टॉप टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम। और वो फिर आपको अक्रॉस द बोर्ड करना है। ये नहीं है कि एक बंदे को पकड़ लो और दूसरे को छोड़ दो, यू हैव टू डू इट अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, और फिर आपके पास डेफिनेटली वो टैक्स पेयर बेस में सब्सटेंशियल इजाफा होना चाहिए, और एज अ रिजल्ट आपकी टैक्स टू GDP रेशो में सब्सटेंशियल इजाफा होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इस तरफ आता हूं, जो ऑर्डिनेंसेस आए हैं
तो इन ऑर्डिनेंसेस में एक तो डोमेस्टिक डिक्लेरेशन है, एक आउटसाइड पाकिस्तान जो एसेट आप होल्ड करते हैं उसकी डिक्लेरेशन है, और रेट्स वो 2, 3 और 5% है। तो आप क्या समझते हैं, ये रेट कम है, इसको रिवाइज होना चाहिए? देखिए बात ये है कि यही वो मैंने जो बात पहले भी की ना, ये है सारी बात है एडहॉकिज्म वाली। ये चीज़ तो असूली तौर पे तो अगर वो अनडिक्लेयर्ड इनकम है तो उसको तो आपको नेट में लाना होगा, ठीक है, और जो भी रेट ऑफ टैक्स बनेगा वो पे करना होगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि चूंकि तुमने पहले इतने सालों से कुछ भी नहीं दिया हमें, तो अब हमें ये 2, 3 और 5% दे दो। जी अब्दुल एक खलील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अब्दुल एक मिनट। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, मैं ये सब पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया में 45% के ऊपर ये एमनेस्टी दी गई थी 2016 में और ठीक ठाक कामयाब रही, तो उसकी क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान में 2-3% पे हम उस रिजल्ट की तवक्को नहीं कर रहे जो इंडिया ने 45% पे किया? आपकी माहिराना राय मैं जानना चाह रहा था इसमें। देखिए बात बुनियादी जो है ना, जो मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमारा, आप अगर इंडिया से कंपेयर करो ना, इंडिया के पास उन्होंने टेक्नोलॉजी को जिस तरह से इस्तेमाल किया हुआ है, वो प्रॉपरली उनके पास सारा डेटा बैंक मौजूद होता है, सही, और उसी की बेसिस के ऊपर फिर वो आगे रीच आउट करते हैं टू दैट पोटेंशियल पर्सन। तो आप भी अगर इस पोजीशन में आ जाओगे तो फिर यू विल डेफिनेटली कलेक्ट वट एवर इज ड्यू टू यू एज द रेट ऑफ टैक्स जो भी हमने उसके लिए रखा होगा। अब जो इसमें यह भी तय किया है ना कि जी वो हम आपकी जो हमारी प्रॉपर्टी का जो मेन मसला है, उसकी वैल्यूएशन का जो मसला है कि भाई अगर आपने ये चीज़ इस तरह से डिक्लेयर की है या जितनी भी डिक्लेयर की है, उस अगले साल तुम्हारे से 100% पे खरीद नहीं सर, वो तो अभी लॉ नहीं आया, बाद 50% वो लॉ नहीं आया, इन्होंने लॉ नहीं आया, इन्होंने प्रपोजल दिया, लॉ नहीं आया, लॉ फाइनेंस बिल में लेके आएंगे शायद, अभी लॉ नहीं आया उसका ना। हाँ, बट वो प्रपोजल ये है ना कि हमने इस तरह से आपकी प्रॉपर्टी को ले लेना है। जी हाँ, और अभी जो कर रहे हैं वो जो कमिश्नर रेट है और अपना जो FBR का रेट है उसको ख़त्म करना है, और ये चीज़ जो है ये इंडिया ने भी फॉलो किया और उसमें उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली उसको फॉलो किया। नहीं आई थिंक वो इंडिया मच ये पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया, ये हमारे से काफी आगे है। मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंटेशन में भी उनका डेटाबेस भी बेहतर है हमारे पास। वो ना उनका जो टैक्स टू GDP रेशो है ना, वो भी हमारे से काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल, और दे आर डेफिनेटली डूइंग मच बेटर। ठीक। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी वाला इशू है, इसमें तो एक बहुत बड़ा लीगल एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डोमेन जो है ये प्रोविंसेस का है और फेडरेशन जो है कह रही है कि इसको मार्केट रेट पे लेके आया जाए, तो प्रोविंसेस तो इतनी आसानी से मांगेंगे जब तक ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नहीं जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में ये शायद पार्क हो जाए नई हुकूमत आने तक, जब तक नई हुकूमत नहीं आती। लेकिन इवन देन अब आप ये देखें, इस वक्त जो है 9.5 लाख ऑडिट के केसेस खुले हुए हैं। तो आप जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग नेट में हैं वो टैक्स रिटर्न फाइल करें और फिर ऑडिट भी भुगते हैं हर साल? देखिए यही मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जो है ना मसला सिस्टमेटाइजेशन वाला, वी हैव टू बी ट्रांसपेरेंट, वी हैव टू बी फेयर, एंड वी हैव टू ऑल्सो ट्राई टू फैसिलिटेट द पोटेंशियल टैक्स पेयर्स, बिकॉज वो अगर बेहतर तरीके से अपना बिजनेस चलाएंगे कल को, तो उससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, तो जिसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है ना, दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट। अब बजाय इसके कि हमने उनको हर तरह से प्रेशराइज करना है और बोझ डालते जाना है, तो हाउ विल यू एक्सपेक्ट देम टू एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू यू। ब्रेक से आगे हम बात करेंगे क्या इस्लाहात करनी चाहिए, क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए, क्यों नहीं पाकिस्तान 70 साल में एक सही टैक्स निज़ाम बना सका। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, बात करते हैं अपने मेहमानों से। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इस्लाहात टैक्स के मामलात में आनी चाहिए। हम अपने मेहमानों से बात करते हैं, उससे पहले हम एक पैकेज देखते हैं जो हमारी टीम ने तैयार किया है, मुल्क इटली के हवाले से आए वो देखते हैं। नाज़रीन, आपने पैकेज देखा और आपने देखा कि डेवलप कंट्रीज़ और जितने दूसरे ममालिक हैं जहाँ पे टैक्स का निज़ाम अच्छा है, वहाँ पे कैसे लोगों को टैक्स के निज़ाम से, टैक्स की पैसे से किस तरह मराद दी जा रही हैं। और इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर टैक्स का निज़ाम मजबूत हो जाए तो पाकिस्तान में भी आम आदमी इससे फ़ायदा उठा सकता है और लोगों को जो है बेसिक सहूलियात मौसूल हो सकती हैं।
हम अपने मेहमानों से बात करते हैं और अपने प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। जी एक्यू खलील साहब, अब आप बताएं कि आपके ख्याल में ओवरऑल ये जो हमने बात की काफ़ी कि भाई ये पहले नाकाम हुई और इसके भी बड़े खदशात हैं कि कामयाब नहीं होगी, तो आप क्या समझते हैं? इसके बाद भी आप समझते हैं कि इस स्कीम को आगे जाना चाहिए और लोगों को आना चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है, चाहे उसमें जर्नल्स हों, चाहे उसके अंदर फ़ौजी हों, चाहे उसके अंदर सियासतदान हों, चाहे उसके अंदर बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हों, उनको रोल मॉडल एक चाहिए। मिसाल के तौर पे उनके घरों के उन हवाले से उनकी आशाइश जो उनको हासिल हैं ज़िंदगी में, तालीम के मैदान में, चाहे रिहाइश के सिलसिले में, चाहे बच्चों की तालीम के सिलसिले में, अगर वो पाकिस्तान का जो टैक्स है, अगर आवाम को ये फ़ील होना शुरू हो जाए कि वो टैक्स उन पर लग रहा है और उसको उसके जायज़ फ़वाइद मिल रहे हैं, जैसे कि इटली के आपके पैकेज में था, तो यकीनी तौर पर इससे इंकरेजमेंट मिलती है। इस वक्त यहाँ लोग ये देख रहे हैं कि जी किसी के तो महल बन रहे हैं और यहाँ हमारे पास पीने का पानी नहीं है, किसी हमारे पास बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनको देने की फीस नहीं है। आपके ख्याल में कि ये इस स्कीम में लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए? मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई भी स्कीम हो, मौजूदा हो या आइंदा आने वाली स्कीम है, इसमें बड़ा ज़रूरी है कि हमको इस तरीके की मिसालें सामने लानी होंगी। दूसरी बात ये है कि मौजूदा जो सिस्टम इस वक्त हमारे मुल्क में नाफिज है, उसमें लोगों के जहन के खदशात जो हैं उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही है। ठीक है, लिहाजा मैं जब तक ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं, मैं नहीं समझता कि इसके कोई नताइज जो हैं प्लस या मुस्बत सामने। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं कि जो FBI ने 2 दिन पहले ऑडिट पॉलिसी 2016 की अनाउंस की है और कुछ 4,500 केसेस सेलेक्ट किए हैं, तो ये जो केसेस हैं या इस वक्त जो प्रोसीडिंग चलाना, जिस वक्त एक आपने रिफॉर्म पैकेज अनाउंस किया हुआ है, तो ये सही है या FBI को ले ऑफ कर देना चाहिए इस वक्त सारी प्रोसीडिंग्स को? मैंने तो जो पहले भी आपसे जो इससे गुजारिश की है, अब ये चीज़ें जो है ना, ये इस वक्त वो एडहॉकिज़म वाली बात है। आपको मेन चीज़ जो है एज ए पॉलिसी उसके ऊपर फोकस करके और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करानी होगी, ठीक है, जिसका फिर आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। ठीक है, और रिज़ल्ट जो अब आपका इस वक्त पोटेंशियल है ना, वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अभी हमारा टैक्स गैप जो आता है वो तकरीबन, एक जो सर्वे किया है लास्ट वन, वो 79% बनता है। जी हाँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपया कलेक्ट कर रहे हो तो आप 79 कलेक्ट नहीं कर रहे। अब इसका आप देखें, अगर आपका 4 ट्रिलियन का आपका वो टारगेट बन रहा है तो उसको 3.2 ट्रिलियन के करीब बनेगा जो कि आप कलेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो द पॉइंट इज हाउ आर वी गोइंग टू ओवरकम दिस। वो बात वही है कि हमारी टैक्स पेयर बेस, और टैक्स पेयर बेस के लिए आपको रीच आउट करना है। ठीक है, और रीच आउट करेंगे बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन आपने हर तरह के सोर्सेज से आपने लेके फिर आपने रीच आउट करना होगा, और फिर उसकी वजह से आपका जो बेस बढ़ेगा तो फिर टैक्स टू जीडीपी रेशो भी सब्सटेंशियली एनहांस होना चाहिए। आपका कहने का मकसद ये है कि रीच आउट नहीं करेंगे तो ये जो रिफॉर्म पैकेज है ये भी नाकाम हो जाएगा। देखें ना, जब तक आपकी एक बेस जो होती है ना, आपकी इंफॉर्मेशन बेस है विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, अगर हमने उसको नहीं बनाना या उसको हमने फिर आगे नहीं चलाना तो फिर हमें रिजल्ट कैसे मिलेंगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड वी हैव टू गो फॉरवर्ड। ठीक है सर, आपको पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। हमें प्रोग्राम क्लोज करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक्यू खलील का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त निकाला आपने अपनी मसरूफियात में से। हम आपको इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में ज़हमत देंगे। नाजरीन, आपने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो टैक्स बेस। हमारे दोनों मेहमानों ने ये बात की कि टैक्स बेस जो है वो बढ़ना चाहिए। अब इस रिफॉर्म पैकेज के ज़रिए आप कुछ ऐसे लोगों को लेके आएँ टैक्स बेस में, या आप कोई सिस्टम बेस एक्सरसाइज करें। पाकिस्तान का टैक्स बेस जब तक नहीं बढ़ेगा, पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत नहीं होगा, और पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत नहीं होगा तो पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।